हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे सेक्शन समझ आ जाए इन डिटेल। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जुडिशरी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे अपनी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा और आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आपको रहती है आप घर बैठ के ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 126 एंड 127 के अंदर। देखो यहाँ से हमारा कौन सा कंसेप्ट शुरू होता है, गारंटी का कंसेप्ट शुरू होता है। इससे पहले हमारे दो सेक्शंस थे, कौन से 124 एंड 125, जो कि किसके बारे में बात करते थे, इंडेमनिटी के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो वो दोनों सेक्शंस हमें समझ आ गए। अब हम आते हैं सेक्शन 126 के ऊपर। सबसे पहले ये ना हमें तीन टर्म्स बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, श्योरिटी क्या होती है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देन हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं एक गारंटी के अंदर। ठीक है, तो देखो जैसे अगर हम देखें, अगर हम समझे कि क्या होते हैं, कौन कौन पार्टीज होती हैं एक किसके अंदर, गारंटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे सामने बेसिकली तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है श्योरिटी, ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, और तीसरा कौन होता है, क्रेडिटर। तो ये तीन पार्टीज होती हैं गारंटी के अंदर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल, जैसे मान लो कि ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है, बी जो है वो क्रेडिटर है और सी जो है श्योरिटी है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि ए जो है बी की शॉप के ऊपर जाता है, ठीक है, और बी से कहता है कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स दे दो और इसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बी कहता है कि मैं तेरे को ये गुड्स दे दूं, लेकिन मेरे को क्या गारंटी कि तू मेरे पैसे वापस लौटाएगा। तो यहाँ पे सी आता है और बी से बोलता है कि आप इसको ये गुड्स दे दो। अगर इसने इस गुड्स के पैसे नहीं दिए, अगर इस प्रिंसिपल डेटर ने इस गुड्स के पैसे नहीं दिए, उस कंडीशन में मैं आपके पैसे दे दूंगा। अगर ये नहीं दे पाता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। सी ने क्या किया, बी के साथ आके एक गारंटी कर ली। तो यहाँ पे अपने आप में तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है ए का बी के साथ, ठीक है, एक हो रहा है बी का सी के साथ, एक हो रहा है सी का ए के साथ। तो ये जो तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक में ये दोनों पार्टीज हैं, एक में ये दोनों पार्टीज हैं और एक में ये दोनों पार्टीज हैं। तो ये अपने आप में क्या है, तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई कि श्योरिटी क्या होता है और प्रिंसिपल डेटर कौन होता है। प्रिंसिपल डेटर जिसने उधार लिया है, उधार के बदले कोई ना कोई चीज़ ली है, और क्रेडिटर कौन होता है, जिसने उधार दिया है। तो ये तीन पार्टीज होती है हमारी किसके अंदर, गारंटी के अंदर। अब ये गारंटी क्यों दी जाती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर मेरे को ये वाला व्यक्ति जिसको मैंने एक तरीके से सामान दिया था, उधार दिया था, अगर वो मेरे पैसे नहीं दे पाता तो मेरे को एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको पैसे मिल जाते हैं। एक तरीके से इसको हम सेकंड पॉकेट भी बोल देते हैं कि एक दूसरी पॉकेट है कि अगर इस जेब से पैसे नहीं निकले तो मुझे इस जेब से निकल के पैसे मिल जाएंगे। इसलिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का तो कंसेप्ट है नहीं, ये हमने अडॉप्ट तो इंग्लैंड से ही किया है, क्योंकि वहीं पे हमें ये कंसेप्ट देखने को मिलता था। अच्छा, अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझना, जो मैंने आपको समझाई कि ये जो यहाँ पे सी ने गारंटी दी ना बी को कि मैं इसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अपने आप में इंडिपेंडेंट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैंने क्या बोला था कि ए बी के पास सामान लेने गया, ठीक है, और ए बी बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को ये सामान दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मेरे को क्या गारंटी है कि तू मेरे पैसे वापस कर देगी। तो सी आके बोलता है कि मैं तेरे अगर ये पैसे नहीं देगा, क्या कि अगर ए पैसे नहीं देगा तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, क्या तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये क्या कहलाया, इसने क्या करी, गारंटी दे दी। लेकिन मान लो इसी सिचुएशन में क्या होता कि ए बी के पास जाता और उससे बोलता कि मुझे कुछ गुड्स दे दो, बी कहता ठीक है, और सी आगे कहता कि इसको आप गुड्स दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। यहाँ पे क्या किया, सी ने ये नहीं बोला कि ए अगर आपके पैसे नहीं देगा तब मैं आपके पैसे दूंगा। सी ने क्या बोला, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप इसको गुड्स दे दो। तो यहाँ पे सी इसकी श्योरिटी नहीं बना। सी के साथ बी का क्या हुआ है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो वहां पे आप श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे, इसको श्योरिटी नहीं मानोगे सी को। यहाँ पे ये अपने आप में इनका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी डायरेक्टली सी से वो पैसे मांग सकता है। अगर मतलब गुड्स के वो डायरेक्टली सी से ही पैसे मांगेगा, वहाँ पे ए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी और वहाँ पे कोई गारंटी का कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात तो समझ आई होगी। सेक्शन 125 के अंदर जो हमने देखी, 126 के अंदर, सॉरी 126 सेक्शन के अंदर इतनी बात तो समझ आई होगी। एक बार हम बेरेक्ट में से भी रीड करते हैं, देन इसके अंदर हम इसके एसेंशियल्स देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। देखो क्या बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक तरीके से
प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दूंगा और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, या फिर मैं लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दूंगा ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कब? जब वो डिफॉल्ट करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब ए डिफॉल्ट करेगा ना तब मैं पे करूंगा जो श्योरिटी है। ये नहीं कि डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही पे कर दूंगा। जब ये डिफॉल्ट करेगा, जब ये डिफॉल्ट करेगा तब मैं पे करूंगा। कौन? श्योरिटी पे करेगा। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। तो जिस व्यक्ति ने गारंटी दी है, यानी कि जो सी है, ये क्या है? श्योरिटी है। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए दी गई, यानी कि ए के लिए दी गई थी, तो ये कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। एंड द पर्सन टू हुम गारंटी हैज बीन गिवन, जिसको ये गारंटी दी गई, ये जो बी था जहाँ जिसको हमने गारंटी दी, इसने, श्योरिटी ने, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि ये जो गारंटी है वो ऑरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। इंग्लैंड के अंदर ये जो गारंटी होती है सिर्फ रिटर्न के अंदर होती है, लेकिन इन इंडिया हमने दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि सी अगर बी को आके ये गारंटी दे रहा है तो ये रिटर्न के अंदर भी दे सकता है और ऑरल के अंदर भी दे सकता है। दोनों चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल हैं, दोनों चीज़ें चल जाएंगी हमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर हम देखें तो हमें एक और चीज़ समझ आती है कि जो हमारा ये है, क्या कहते हैं इसको, गारंटी है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है जिसको हम एसेंशियल फीचर्स बोल सकते हैं। पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। प्रिंसिपल डेट होना चाहिए कोई ना कोई। प्रिंसिपल डेट यानी कि अगर जैसे मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, ए ने बी के पास गया, बोला कि मेरे को इतना ये सब उधार वगैरह दे दे, ऐसे कर दे, और बी ने बोला कि ठीक है तो मेरे पास एक श्योरिटी रख दे, तो मतलब श्योरिटी करा दे कि अगर तू नहीं दे पाया तो मेरे को कोई वो व्यक्ति दे देगा। तो सी कहता है, सी इसके लिए आगे श्योरिटी देता है कि अगर ए पैसे नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जिस वक्त ये चीज़ हो रही है, जब ये डेट हो रहा है, उसी वक्त आके ये सी जो है गारंटी देगा। अब ऐसा नहीं है कि ए जो है बी से लोन ले चुका है और बाद में आके सी बोल रहा है कि भाई मैं इसके पैसे दे दूंगा। ऐसा नहीं होना। जिस वक्त हो रहा है उसी वक्त उस चीज़ को उसी वक्त उसको वो आके गारंटी देनी है। ठीक है, और ये जो गारंटी जब ये दे रहा है, ये वॉइड उसके लिए नहीं देगा, मतलब कि वॉइड वो नहीं होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि एक तो ये बात होगी कि वॉइड अगर कोई डेट है तो उसके लिए पे नहीं करेगा, लेकिन एक जगह पे होता है जहाँ पे वॉइड डेट के लिए भी गारंटी अगर दी जाती है तो वहाँ पे तब भी इस व्यक्ति को पे करना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो कि वॉइड इनके बीच में डेट था और उसके लिए सी ने गारंटी दी, तो वहाँ पे तो सी लाइबल नहीं होगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे सी लाइबल हो जाएगा। कौन से केसेस के अंदर? कंपनी के केसेस के अंदर। यानी कि अगर कंपनी होती, ए की जगह पे कंपनी होती और सी जो है इस कंपनी के डायरेक्टर होते और वो श्योरिटी लेते कि हम कंपनी के बिहाफ पे जो लोन ले रहे हैं वो अपने आप में क्या है? अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस क्या होता है कंपनी के केस में? कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव बताया गया होता है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके बाहर जाके वो काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मान लो बी से इसने लोन लिया और सी जो है इसका डायरेक्टर है, बोलता है कि अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाई तो मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन ये जो कंपनी को जिस बिहाफ पे पैसे दिला रहा होता है ना, वो ऐसा काम होता है जो कि कंपनी के अल्ट्रा वायरस होता है, जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव से बाहर होता है, जिस चीज़ के लिए कंपनी लोन नहीं ले सकती। तो यहाँ पे ये लोन कैसा हुआ? वॉइड हुआ। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो यहाँ पे श्योरिटी जो थी वो लाइबल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपनी के लिए बोल दिया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वहाँ पे जो है डायरेक्टर लाइबल माने जाएंगे। अगर डायरेक्टर जो है श्योरिटी बन रहे हैं तो फिर वहाँ पे ये गारंटी मानी जाएगी, सी को जो है बी को अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, एंड देन फिर इसी तरीके की एक और सिचुएशन आ जाती है कि अगर मान लो कि ये गारंटी सी ने किसी माइनर के लिए दी होती है, कंपनी नहीं होती, यहाँ पे कोई माइनर होता, उसके लिए गारंटी दी जा रही होती, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता? तो यहाँ पे ना हम इसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानते, हम इसको गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानते। हम क्या करते हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप सोचो कि एक जो माइनर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर नहीं सकता ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर जैसे सी इसके बिहाफ पे बोलता है कि मैं पैसे पे कर दूंगा, तो यहाँ पे हम इसको इंडेमनिटी की तरह ट्रीट करते हैं और फिर जैसे इंडेमनिटी के अंदर हम करते हैं उस तरीके से फिर सी का जो अमाउंट है बी के अगेंस्ट लाइबल हो जाता है। तो ये तो पहली चीज़ होगी कि प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि कंसीडरेशन होना चाहिए। बिना कंसीडरेशन के जो ये है गारंटी है वो नहीं मानी जाएगी। इसके लिए पर्टिकुलरली सेक्शन 127 के अंदर बात की गई है कि कंसीडरेशन क्या है गारंटी के टॉपिक के अंदर। तो अगर आप गारंटी दे रहे हो तो उसके लिए कंसीडरेशन होनी चाहिए। अब ये कंसीडरेशन कैसे होगी? जैसे एग्जांपल से देखो, आपको सेक्शन 127 के इलस्ट्रेशन के अंदर ही मिल जाएगी।
जैसे मान लो बी जो है रिक्वेस्ट करता है ए से कि वो उसको कुछ सामान बेच दे, ठीक है, क्रेडिट के ऊपर, और ए जो है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं आपको ये सामान बेच दूंगा, लेकिन जब सी इस चीज़ की गारंटी देगा कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो सी मुझे पेमेंट कर देगा, ठीक है, ए ऐसा बोलता है। तो सी जो है तैयार हो जाता है, वो प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा अगर ए जो है अगर बी जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता तो, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या एक सफिशिएंट गारंटी है, मतलब सफिशिएंट कंसीडरेशन है। क्या सफिशिएंट कंसीडरेशन है कि अगर मतलब ए जो है इसको अगर सामान दे रहा है तभी मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, तो ये जो इसके साथ हो रहा है ना, ये क्या माना जा रहा है अपने आप पे, कंसीडरेशन माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? कंसीडरेशन माना जा रहा है। तो कंसीडरेशन होना ज़रूरी है, यानी कि अगर मान लो बी ए के पास जाता और बोलता कि मुझे उधार पे सामान दे दो, ए बोलता कि ठीक है आप ले लो, ठीक है, और दे देता है इसको। फिर बाद में सी आता और बोलता कि मैं आपको इसके लिए मैं मतलब इसके लिए गारंटी देना चाहता हूँ, तो फिर ये क्या है कि यहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आके बेयरली आके बोल रहे हैं कि मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, फिर ये गारंटी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो सफिशिएंट कंसीडरेशन होना ज़रूरी है। अगर क्रेडिट जो है पहले ही दिया जा चुका है और पेमेंट जो है उसकी ड्यू हो चुकी है, तो फिर आके कोई और व्यक्ति उसके लिए गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर भी और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर भी, जहाँ पे पास्ट डेब्ट के लिए गारंटी को अलाउ किया गया है, ठीक है। जैसे आपको एक पर्टिकुलरली केस देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर, एम गुलाम हुसैन खान वर्सेस एम फैज़ अली खान। काफ़ी पुराना केस है, 1940 का केस है, और ये अवध हाई कोर्ट का है, तो अभी तो अवध हाई कोर्ट नहीं है, तो ये काफ़ी पुराना केस है। तो वहाँ पे हमें मिल जाता है कि पास्ट डेब्ट के लिए भी गारंटी है, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, अलग अलग लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये चीज़ सही नहीं है। अब एक कंसेप्ट आता है पास्ट एज वेल एज फ्यूचर डेट का, कि क्या हम पास्ट एज वेल एज फ्यूचर डेट के लिए गारंटी दे सकते हैं? तो इसका आंसर येस है। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लो कि आपने कोई ए ने जाके बी से कोई सामान उधार पे लिया और ए ने बोला कि मैं आपको कुछ इंस्टॉलमेंट में करके इसके पैसे वापस करूंगा, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट मान ली। अब क्या होता है, इसने ए ने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। अब यहाँ पे एक सी नया व्यक्ति आता है और बी को गारंटी देता है आगे के डेब्ट के लिए, बाकी जो आगे के 3 डेट है, कि अगर ये वाली पेमेंट ये नहीं कर पाया, ए नहीं कर पाया, तो फिर मैं जो है आपको पे कर दूंगा, बी को पे कर दूंगा, ऐसी आगे गारंटी देता है। तो ये गारंटी जो है वैलिड गारंटी है। और यहाँ पे सी ये भी एग्री हो जाता है कि मतलब कि अगर ये भी एग्री हो जाता है कि पास्ट जो डेट थे उनके लिए भी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर उसका कोई अमाउंट ड्यू रह जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी मैं गारंटी देता हूँ, तो वहाँ पे ये जो गारंटी है वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई पास्ट एज वेल एज फ्यूचर डेट की। फिर इसके बाद हमारे सामने आता है, अगर हम तीसरी बात देखें जो कि गारंटी के अंदर होनी चाहिए, वो होती है मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप, यानी कि अगर जो श्योरिटी है, जैसे यहाँ पे सी है, किसी भी सिचुएशन जो सी है, इसके साथ अगर आप कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो फिर इसकी गारंटी नहीं मानी जाएगी। तो आपको मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं करनी किसी भी फैक्ट की, किसके साथ? श्योरिटी के साथ। अगर आप ये चीज़ करोगे तो फिर वहाँ पे श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये पर्टिकुलरली चीज़ें ना सेक्शन 142 और 143 के अंदर भी दी गई है। और चौथी बात आ जाती है कि जो आपका ये जो गारंटी दी गई है ये राइटिंग के अंदर भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है, लेकिन इंग्लैंड में ये चीज़ नहीं होती। या मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लो ए ने बी को एंगेज किया एज अ क्लर्क कि वो कुछ उसके बिहाफ पे मनी कलेक्ट करे, लेकिन बी जो है फेल कर जाता है कुछ रिसीट दिखाने के लिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर ए क्या बोलता है कि आप अपने लिए सिक्योरिटी रख लो, फिर मैं आपको आगे एम्प्लॉय रखूँगा। और सी जो है इसके बिहाफ पे आके, जो बी है इसके बिहाफ पे आके गारंटी दे देता है। और ए ने ना उसके सी के पहले के ए ने बी के पहले के बिहेवियर के बारे में नहीं बताया था कि पहले भी इसने कुछ जो है कुछ रिसीट वगैरह नहीं दी थी मुझे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो श्योरिटी जिसको ए को रखा गया, मतलब जो सी को रखा गया ए के द्वारा एज अ श्योरिटी, वहाँ पे उससे कुछ जो मैटर थे वो कंसील किए गए, छुपाए गए उससे। तो यहाँ पे जो ये गारंटी दी जा रही है सी के द्वारा, ये क्या मानी जाएगी? इनवैलिड मानी जाएगी। क्यों इनवैलिड मानी जाएगी? क्योंकि उससे पहले की कुछ बातें जो है छुपाई गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और राइटिंग में होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे सेक्शन 126 और 127 के अंदर। एक बारी बेरेक्ट से 127 को भी रीड कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? एनीथिंग डन
or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration for the surety for giving guarantee। ठीक है, तो जो भी मैंने एग्जांपल दिया उससे आपको समझ आ गया होगा कि जैसे इसके अंदर ये कंसिडरेशन माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं माना जा रहा। जैसे क्या हो रहा है कि ए जो है बी को सामान बेच देता है, ठीक है, बेच के डिलीवर कर देता है, और सी बाद में आके बिना कंसिडरेशन के एग्री हो जाता है कि वो बी के डिफॉल्ट के लिए पे करने के लिए तैयार है। तो ये जो एग्रीमेंट है अपने आप में वॉइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले उनके बीच में चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे अब सी के द्वारा कोई कंसिडरेशन नहीं है, सी किसी कंसिडरेशन के लिए नहीं दे रहा। लेकिन अगर यही चीज़ होती जब ये इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होती और इस वक्त यहाँ पे सी प्रेजेंट होता, तो ये जो इसको गुड्स दे रहा है ना, तो ये अपने आप में कंसिडरेशन माने जाएंगे यहाँ पे, और उस वक्त ये चीज़ वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127 समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।